तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब है टाइप्स ऑफ बजट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट देखेंगे। तो बैलेंस्ड बजट क्या है? बैलेंस्ड बजट। अब बैलेंस्ड बजट मीन्स होता है कि अ बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस वन व्हेन टोटल गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग इक्वल्स टोटल गवर्नमेंट्स इनकम। मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट का जो टोटल स्पेंडिंग होता है इक्वल टोटल गवर्नमेंट्स इनकम ड्यूरिंग द सेम पीरियड फ्रॉम टैक्सेस एंड चार्जेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो इक्वल हो जाना, दोनों में बराबर हो जाना। दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अब सपोज मान लीजिए कि अगर 100 रुपीज़ गवर्नमेंट ने खर्च किया और 100 रुपीज़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आया, तो ये क्या होता है? बिल्कुल बैलेंस बजट होता है। इन अदर टर्म्स बजट विद जीरो रेवेन्यू डेफिसिट इज बैलेंस बजट। और आप ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल जीरो डेफिसिट है। निश्चित रूप से जीरो होगा, जब 100 गया 100 आया तो फिर ऐसे कंडीशंस में जीरो होगा। सच बजट मेकिंग इज पॉपुलरली नोन एज बैलेंस्ड बजट। तो मोटे तौर पे आप बैलेंस बजट के बारे में बहुत क्लियर हो गया हमें कि जब दोनों बराबर हो जाए तो जीरो बजट होता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जीरो बजट। नेक्स्ट है बैलेंस बजट। अगला है जीरो बेस बजट। अब ये जीरो बेस बजट के बारे में जानना है कि क्या है। तो द आइडिया ऑफ जीरो बेस बजटिंग फर्स्ट केम टू द प्राइवेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएसए। 60s के दशक में जीरो बेस बजट आया था। अब ये क्या है जीरो बेस बजट, इसके बारे में बात, जैसे इसे हम शून्य आधारित बजट कह सकते हैं। जीरो बेस बजट इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं कि ये शून्य आधारित बजट है, ZBB। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए इन द डिकेड ऑफ 1960। 60 के डिकेड में ये चीज आया था हमारे देश में। This basically belong to a long list of guidelines for managerial excellence and success। और ये आया था मैनेजरियल एक्सेलेंस के लिए एंड सक्सेस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजरियल स्किल हो वो बढ़े, कंपनी को मुनाफा हो, फायदे हो। तो फॉर दिस पर्पस this type of budgeting was introduced in United States of America, other being managed by objectives, metric management, portfolio management etc. to name a few। ये सब भी नाम है इनका। अब देखेंगे नेक्स्ट ये है क्या पहले चीज, क्यों इसके बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी आपको लेना है कि ये पीटर पायर ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज द यूएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड ही फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजटिंग। ही वॉज पीटर पायर। इसने ये आइडिया दिया था। गवर्नमेंट बजटिंग, दिस आइडिया फॉर गवर्नमेंट बजटिंग एंड जिमी कार्टर। तो ये पीटर पायर ने ये आइडिया दिया और इसने आइडिया दिया कि सरकार भी बजट में अपना इस आइडिया को ले सकती है। और सरकारी तौर पे यूएसए में जिमी कार्टर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ जॉर्जिया। तो ये जॉर्जिया का गवर्नर था और यूएसए का
और ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव टू इंट्रोड्यूस ABB टू द पब्लिक सेक्टर। मीन्स की सरकार ने, सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट ने पहली बार इसको जीरो बेस बजट को अपनाया। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये प्रपोजल किसका है? पीटर पायर का है। और जिमी कार्टर जो कि गवर्नर है जॉर्जिया का था, उसने इसको शुरू किया था। बाद में जब वो वैसे राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना, तो 1979 में जीरो बेस बजट का प्रावधान किया गया अपने बजट में, व्हेन ही बिकेम द US प्रेसिडेंट। तो एज ए US प्रेसिडेंट उसने किया, इसलिए एक देश के राष्ट्रीय स्तर पे यह बजट 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया जिमी कार्टर के द्वारा। पहले वो गवर्नर के रूप में जॉर्जिया में किया था। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एक्जीक्यूटिव टू प्रेजेंट इंट्रोड्यूस जीरो बेस बजट। ऑनवर्ड ये बजट फिर 79 में एज द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट ही इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए कि जेंडर बस्टिंग में, जीरो बस्टिंग में होता क्या है। बट ये जीरो बस्टिंग, जीरो बेस बजट, इसमें होता क्या है कि हर चीज़ को एक नए जीरो लेवल से बिल्कुल स्क्रैप कर दिया जाता है। जो भी आय व्यय है उसको बिल्कुल नए तरीके से स्क्रैप कर करके और नए तरीके से जीरो मान करके और एकदम जीरो लेवल से उस बजट को तैयार किया जाता है। मतलब ये कि उसका पिछला अगला से कोई मतलब नहीं हो। पिछला फाइनेंशियल ईयर में क्या इनकम हुआ, क्या रेवेन्यू गवर्नमेंट का हुआ, क्या डेफिसिट्स हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल हर चीज़ को, हर मद को, हर चीज़ को नया मान करके, न्यू मान करके और जीरो लेवल से बजट बनाने की प्रक्रिया को हम जीरो बेस बजटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजट। अब यहाँ पे दो चीज़ है, आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजट। नहीं, उसके पहले जेंडर बस्टिंग। अब ये क्या है देखेंगे। A budget by government which allocates funds and responsibility on the basis of gender is gender busting। अब देखिएगा, कोई भी बजट जो होता है सरकार के द्वारा, वो एलोकेट्स फंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज जेंडर बस्टिंग। जेंडर नाम में ही इनका मतलब है, नाम में मतलब है जेंडर मीन्स लिंग आधारित बजट। पहला जीरो बस्टिंग हमने समझ लिया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर, इट वॉज प्रपोज्ड बाय पीटर पायर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड जिमी कार्टर। गवर्नमेंट के लेवल पे जिमी कार्टर ने, हालांकि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए था कि बिल्कुल कोई डिपार्टमेंट यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये पहली बार पीटर पायर ने इसको इंट्रोड्यूस किया और प्रेसिडेंट के रूप में फिर बाद में किया। लेकिन जेंडर बस्टिंग में क्या है कि इसमें फंड एलोकेट किया जाता है फॉर द particularly for the women, for the women empowerment। जो हमारे देश में जेंडर बेस पे जो डिफरेंसेस हैं। अब जेंडर बेसिस क्या डिफरेंसेस हैं महिलाओं में, पुरुषों में, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। There is much gap between the male and female। तो इस गैप को क्या करना है, ब्रिज अप करना है। This disparity should be bridged up। For this purpose, our policy maker government think that by allocating special packages or by introducing a special budget for the upliftment of women to eradicate the problems of women,
इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कि जिसमें कि महिलाओं के लिए, चूँकि एक गैप है महिलाओं के और पुरुषों के बीच में, उनकी सोशियो इकोनॉमिक के बीच में, जैसे जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना पुरुषों का हुआ है उस हिसाब से महिलाओं का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज भी लिटरेसी रेट में पुरुष से नीचे है महिलाएं, या आप हर सेक्टर में जाइए, जॉब के सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जबकि सी कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 50%, आधी आबादी जिसको कहते हैं, ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बट their participation in the sectors, in the GDP or in the every sector, very low. Even their education is also low. The health facilities is also low for the women. So on the socio-economic background, they are lying behind. So this concept has been adopted by the government to bridge up the gap between the male and the female. The government will allocate a special package in the budget to eliminate the problems of the women, चाहे उनको स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, अन्य चीज़ से, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ये टारगेट है सरकार की। और इस टारगेट को यूजुअली फोकस देने के लिए स्पेशल पैकेज यानी बजट में एक स्पेशल बजट बनाने की ज़रूरत है। और फॉर दिस पर्पस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बजटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि उस पर फोकस हो। ये बजट से जो पैसा एलोकेट किया जाएगा बजट में, वो एक particular amount that will be only for the upliftment of the problem, upliftment of the women and to eradicate the problems of the women. तो इस बजट को क्या कहते हैं हम लोग? जेंडर बस्टिंग। अब इसमें ये चीज़ दिया है कि गवर्नमेंट जो जेंडर बस्टिंग पेश करती है अपने बजट में, तो दैट शुड नॉट बी जेंडर ब्लाइंड। ये जेंडर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, बल्कि जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ महिलाओं के लिए पैसा एलोकेट तो कर देना वो अलग चीज़ है, और उनके प्रति उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना भी। मतलब जो भी बजट फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एलोकेट किया जाए, उसको ऑप्टिमम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे उनके बेनिफिट के लिए वो यूज़ अप किया जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो गैप है, डिस्पैरिटी है, द डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ मैन एंड स्टेटस मेल एंड फीमेल, दैट शुड बी डिमिनिश, दैट शुड बी ब्रिज अप, वो धीरे धीरे क्या हो, ख़त्म हो या कम हो। तो ये जेंडर बस्टिंग हो गया, यानी जीरो बेस बजट भी आप समझ गए, बैलेंस बजट भी समझ गए, और जीरो बेस बजट, और तीनों समझ गए। अब नेक्स्ट है आउटकम एंड परफॉर्मेंस बजट। अब इसमें नाम में ही इस नाम में ही अंतर है स्पष्ट। आउटकम मीन्स रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस मीन्स रिजल्ट। बोथ आर दी रिजल्ट ओरिएंटेड बजट। दोनों क्या है? रिजल्ट से संबंधित बजट है। इसमें रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा? हमने खर्च करा, गवर्नमेंट ने बजट बनाया, इस बजट में सरकार को कितना फायदा नुकसान हुआ, ये देखिए। द कंसेप्ट्स ऑफ आर पार्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड बस्टिंग। अब ये जो धारणा है, ये जो चीज़ें हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड है, नाम ही है आउटकम और परफॉर्मेंस। दोनों में हल्की फुल्की डिफरेंसेस हैं, मामूली अंतर है, टेक्निकल अंतर है, पर दोनों का मतलब एक ही होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड यानी हमारा ये बजट कितना फ्रूटफुल है, टू विच एक्सटेंट इट इज फ्रूटफुल। देखेंगे द परफॉर्मेंस बजट इज प्रेजेंटेड, हाँ, तो आउटकम बजट इज प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ अ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट।
और गवर्नमेंट। अब देखेंगे जो आउटकम बजट होता है इज प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो अलग अलग डिपार्टमेंट उसको पेश करता है। आउटकम बजट इज प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट पेश करता है, एंड डिविजन्स ऑफ अ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट, और अलग सरकार करती है। द परफॉर्मेंस बजट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन जो परफॉर्मेंस बजट होता है इट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोनों में बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उस बजट में गवर्नमेंट अपना एक टारगेट भी तय करता है कि हमें इस टारगेट को गेन करना है। जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इसमें कितना, जो हम स्पेंड करेंगे उसमें क्या हमें मुनाफा होगा, इस तरह का जो किया जाता है, तो उसे हम, तो वो परफॉर्मेंस बजट पेश किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से वित्त मंत्री पेश करेंगे वो परफॉर्मेंस बजट होता है, एंड एवरी डिपार्टमेंट्स presents outcome budget for the different ministries or departments of the governments. Clear है? That is why we can say that the micro level पे on the micro level outcome budget is introduced, and on the macro level performance budget is introduced. Performance budget is introduced by the finance minister, but the outcome budget is presented by the particular ministries and departments of the government. Both go for quantities as well as qualitative progress reports of the performance. अब जो दोनों है वो उनका मकसद है कि क्वांटिटीज़ भी इनके बेहतर हो और उनकी रिपोर्ट्स भी क्वालिटेटिवली प्रोग्रेस करें। मतलब कि हम जो अमाउंट जो एस्टिमेट बना रहे हैं सरकार विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो बजट में जो पैसा हम स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर हमारा होगा, उस एक्सपेंडिचर से हमको आउटकम कितना आता है, फायदा कितना परफॉर्म करता है बजट। तो दोनों परफॉर्मेंस आधारित है, यानी जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, मीन्स कि हम रिजल्ट की तरफ हैं। अगर हमारा रिजल्ट बेहतर होगा तो इकोनॉमी के लिए बेहतर भी होगा, देश के लिए भी, सरकार के लिए भी होगा। तो हमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटेटिवली भी देखना है कि हमारा कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन फ़र्क यही है कि परफॉर्मेंस बजट बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आउटकम बजट इज बाय द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ। तो वो मिनिस्ट्री अलग अलग करेंगे अपना आउटकम बजट, और ओवरऑल जो पूरे बजट में होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे वो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट। अब देखिए द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच, तो ये देखेंगे आउटकम बजट इज अ माइक्रो लेवल प्रोसेस। मतलब कि जो आउटकम लेवल बजट है वो एक माइक्रो लेवल पे प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि एवरी डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री, उनका एक पर्टिकुलर अपना बजट होता है, आय व्यय का, तो उस लेवल पे क्या होगा, वो आउटकम बजट होगा। दोनों एक ही है, दिमाग में रखना, दोनों को परफॉर्मेंस करना है, यानी दोनों को आउटकम देना, मतलब कि दोनों को रिजल्ट ही देना है कि हम इससे क्या फ़ायदे हैं हमारे, हम कितना अच्छा बेहतर कर रहे हैं इस बजट में। लेकिन फिर भी मामूली अंतर ये है कि ऑन द माइक्रो लेवल बेसिस पे आउटकम बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड द परफॉर्मेंस बजट इज इंट्रोड्यूस्ड on macro level process. There are many outcome budgets in any, तो सही सा बात है,
अब बहुत एग्जांपल्स के लिए अगर थोड़ा डाउट हो एग्जांपल्स में, तो हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सपोज मान लो कि एक भारत सरकार हो गया, यानी एक देश भारत हो गया, उसको हम सेंट्रल कहते हैं, और एक स्टेट या कोई राज्य बिहार हो गया, यूपी हो गया, उनको हम एक स्टेट कहते हैं। तो स्टेट एक एज ए कंट्री इंडिया का स्टेट एक माइक्रो एरिया है कंट्री के रूप में, और कंट्री एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। तो मान लो कि जो बजट बड़े पैमाने पर परफॉर्मेंस की बात करता है वो परफॉर्मेंस बजट हो गया, और जो स्मॉल लेवल पे करता है यानी किसी डिपार्टमेंट के लिए करता है वो आउटकम बजट हो गया। तो बस दिस द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इज ऑब्जर्व, द सेम डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आउटकम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। एम आई राइट? अब देखेंगे देयर आर मेनी आउटकम, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे इंडिया के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स हैं या बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसी तरह से और सब स्टेट्स को मिलकर के क्या बनता है, एक हमारा देश है। तो ठीक उसी तरह से आउटकम में भी कई सारे हमारे आउटकम बजट हो सकते हैं हमारे देश बजट में। रेवेन्यू के आप कह सकते हैं, इरिगेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए हो सकते हैं। मान लो एक और सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप एक फॉरेस्ट को देखते हैं और एक ट्री को देखते हैं, तो फॉरेस्ट ट्री में अंतर है। अगर मान लो कि फॉरेस्ट ट्री से ही बनता है, लेकिन फॉरेस्ट एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है और ट्री एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्री, अगर एक ट्री है या दो ट्री है तो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस आउटकम होता है। एक मैंगो ट्री है, वो कितना एक साल में फलता है, तो वो जो रिजल्ट है, उस जो फ्रूट्स है आपका, वो माइक्रो के कंसेप्ट में जाना जाता है, मतलब आउटकम है उसका। और पूरे जो फॉरेस्ट का जो बेनिफिट्स हैं, उससे कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या क्या बेनिफिट्स है, दैट इज स्टडीड अंडर द ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि पूरे फॉरेस्ट का परफॉर्मेंस और एक खास ट्री का आउटकम। ठीक उसी तरह से पूरे देश की बजट में रिजल्ट ओरिएंटेड की जब बात होता है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट, और किसी एक स्टेट की बात कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटकम बजट। तो ये अंतर है दोनों में, क्लियर है? नेक्स्ट है द बेसिक objective of such budgeting is to bring in transparency and thereby making the government more and more responsible. Why this type of budget is introduced? क्या जरूरत पड़ी देश को? बजट तो ऑलरेडी चल ही रहा है, हमारा ट्रेडिशनल बजट चल रहा था, बट वी हैव adopted the concept of performance and the outcome budgeting. Why? Because we need results. We establish transparency in the budgetary system. For this purpose, the main objective of such budgeting is to bring in transparency and making the government more and more responsible to the house and the public. यानी हम इस कॉन्सेप्ट को ला करके ये बताना चाहते हैं कि वट एवर वी allocate for expenditure, our expenditure should be result oriented. हम जो पैसा खर्च करेंगे, जनता का, पब्लिक का पैसा खर्च करेंगे, पब्लिक का पैसा टैक्स के रूप में पब्लिक का पैसा लेते हैं, तो पब्लिक का पैसा जो हम ले रहे हैं, जो हम टैक्स के रूप में लेते हैं, वसूलते हैं, तो फिर पब्लिक तक वो सही मायने में वो क्या होना चाहिए, खर्च भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होती है, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटर एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंस। वट एवर द फाइनेंस इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड। वो सही ढंग से, सही तरीके से डिपार्टमेंट्स को मिलता रहे। ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाउस के लिए भी है और देश के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा टैक्सेशन में, ये सरकार के बजट में,
जितना गवर्नमेंट बजट ट्रांसपेरेंट होगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट होंगे, रिजल्ट उतनी ही बेहतर हमें मिलेगा. सो टू गेट दिस ऑब्जेक्टिव, टू एश्योर द परफॉर्मेंस, to assure, to make it much more fruitful, the concept of performance budget and outcome budget is adopted. That is why both are the result oriented and will bring transparency in the budgetary system in our country. अब देखेंगे, naturally they bring in prudence and optimization elements in public spending. बहुत अच्छी बात है यहाँ पे. अब इस तरह से अगर हमने कोई टारगेट, जैसे ठीक देखिएगा आप, गवर्नमेंट एक सपोज करते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे आप बच्चे, मैंने हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है, केरला में जाओ तब भी वहाँ पर भी है, और भी साउथ में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ की उनकी भी गवर्नमेंट शिक्षा भी ठीक ठाक है. लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में ले लो बिहार या यूपी में, जो हिंदी भाषी इलाके हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, मेनली इन स्टेट्स में, तो इन स्टेट्स में आप देखोगे कि सरकारी शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें हैं. दिक्कतें क्या है कि पढ़ाई तो है ठीक है, स्कूल्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, उसका करिकुलम भी है, रूटीन सारे भी है, बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या होता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जनरल बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले. फिलहाल अभी के हालात में क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो एनी अरेंजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोई वहाँ पे है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं. हमें ये टीचर्स को ये नहीं दिखाना है, ये स्कूल्स को ये नहीं दिखाना है कि हमें इतने बच्चे को इतना अच्छे से पढ़ाना है. बट इन द प्राइवेट स्कूल इन बिहार और यूपी और अदर स्टेट्स, तो प्राइवेट स्कूल्स में आप देखिएगा कि हर 3 महीने पे एग्ज़ाम होता है, हर वीक में इवेल्यूशन होता है, टेस्ट होता है. तो इससे क्या होता है कि वो स्कूल एक टारगेट के साथ है कि वी हैव टू शो परफॉर्मेंस, वी हैव टू परफॉर्म, देयर वर्क इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड आउटकम, दे नीड रिजल्ट्स. दैट इज़ वाई आप देखें कि परफॉर्मेंस उनका ज़्यादा बेहतर होता है. जो बेहतर परफॉर्मेंस बनाने के चक्कर में के लिए जब इस उद्देश्य में जब होता है, तो ईच एंड एवरी टीचर और एवरी persons who are associated with the school or any organization, they become accountable and they all try to impart better education and to bring better results of the students. तो ये होता है परफॉर्मेंस में कि इसमें हम ऑप्टिमम चीज़ को एक बहुत ऑप्टिमाइजेशन करते हैं. और हमारा तो बजट में भी क्या होता है कि जैसे ही हम ये ट्रांसपेरेंसी हमें आएगी हमारे देश में, बजट खर्च में ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो नो डाउट जो हमारा जो हम बहुत सही तरीके से खर्च करेंगे, सोच समझ के खर्च करेंगे, हमारी जो स्पेंडिंग्स होगी वो बड़ा ऑप्टिमाइजेशन होगा वहाँ पर, और हम बहुत सेंसिबल तरीके से उसको खर्च कर करके और सरकार उससे आउटकम हम वसूलेंगे, सरकार को फ़ायदा होगा. अब देखेंगे नेक्स्ट, अब हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे आपको कि बजट इन इंडिया के बारे में ये जानना है, ठीक है. तो जेम्स, ये जो बजट हमारे देश में है शुरू कब किया गया ये देखना है. ये तो दुनिया के बड़े बजट के बारे में बताया कि दुनिया में ऐसे ही बजट होता है, बजट का स्वरूप यही होता है, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में, दुनिया के किसी भी देश में हो, बजट तो यही होता है. अब देखेंगे हमारे देश में बजट की शुरुआत कब कैसे हुआ, ये सवाल है. तो जेम्स विल्सन अंग्रेजी अफसर थे. तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है इज द फादर ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया. व्हाई ही इज कॉल्ड द बजटरी सिस्टम, फादर ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया? बिकॉज he was the first person to present the budget in India. He initiated the budgetary system in India. इसने बजटरी सिस्टम को क्या किया, यहाँ पे शुरुआत किया हमारे देश में. तो इसने क्या किया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया फरवरी 1860 में इन द काउंसिल ऑफ लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग के दरबार में ये बजट पेश किया गया था, जेम्स विल्सन ने किया था.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। क्लियर है? तो भारत में इन इंडिया हु स्टार्टेड द बजटरी सिस्टम, किसने बजटरी सिस्टम की शुरुआत किया इंडिया में? तो निश्चित रूप से जेम्स विल्सन, और चूंकि इसने शुरू किया, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया, इसलिए उनको कहा जाता है। ये डेट याद रखना है, 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग। 3 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे हैं, 4। जेम्स विल्सन कौन है? पहला बजट पेश करने वाले। बजटरी सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। कब किया पेश उसने और कहाँ किया पेश? तो उस समय दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया दी थर्ड पॉइंट है कि हमारे देश में इन इंडिया द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें करेक्शन करना होगा, ध्यान देना होगा, लेकिन ये भी चीज जाननी जरूरी है हमारे लिए कि कुछ दिन पहले तक के 4-5 साल पहले तक हमारे देश में जो यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया जाता था वो हमेशा फरवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे को किया जाता था। शुरू से ही फरवरी महीने के अंतिम दिन, चाहे वो 27 दिन हो, 28 तारीख हो, 29 तारीख हो, जिस दिन भी ये पेश किया जाता था। दिस वॉज द ट्रेडिशन ऑफ द यूनियन बजट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस बजट इज यूनियन बजट इज presented under the, it has been mentioned in the article 112 of the Indian Constitution। यूनियन बजट का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में है और स्टेट बजट का जिक्र 202 में। तो ये ऑलरेडी हमने इस चीज़ का जिक्र कर लिया है। Am I right? अब देखेंगे द लाइफ और वैलिडिटी ऑफ बजट इन इंडिया इज फ्रॉम अप्रैल 1 to 31 मार्च। फिर देखना सवाल यहाँ पे, हमारे देश में, हर देश में अलग अलग है ये, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें फिर बदलाव आ गया। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लें, लेकिन आज लगभग ये बात 2015 या 16 से इस अब फिलहाल जो बजट पेश किया जाता है वो फर्स्ट वर्किंग डे को, 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस साल भी 1 फरवरी को पेश किया गया यूनियन बजट। तो इसकी ट्रेडिशन जो है बदल गया, एंड दिस ट्रेडिशन वाज चेंज बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने। तो इस बजट में अरुण जेटली ने थोड़े बदलाव किए और तारीख में बदलाव हुआ, लगभग ठीक 1 महीना पहले, यानी ठीक उल्टा हो गया। वहाँ अंतिम दिन होता था और यहाँ फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में हमारा बजट पेश किया जाता है। बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, लोकसभा पेश किया जाता है। यू नो दैट लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखेंगे, हाँ, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू टेक अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यूनियन बजट, तो उसके अप्रूवल के बाद यह बजट राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है द लाइफ और वैलिडिटी ऑफ बजट इन इंडिया इज फ्रॉम। तो ये जो हमारी लाइफ वैलिडिटी है बजट का वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। दिस इज द पीरियड, दिस इज द लाइफ टेन्योर ऑफ द बजट। एवरी ईयर बजट प्रेजेंटेड एवरी ईयर, और हर ईयर का जो बजट होता है उसका लाइफ स्पेन क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज द पीरियड ऑफ बजटिंग सिस्टम इन इंडिया। बिफोर 1999 द बजट वॉज प्रेजेंटेड एट, पहले ये क्या होता था, ये बजट यूजुअली 5 PM में पेश किया जाता था। 1999 के पहले द यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन एट 5 PM, शाम के 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन कुछ बदलाव इसमें भी हुआ। अब ये बदलाव क्या है, गौर करेंगे तो
बट सिंस 1999, अब 99 से द यूनियन बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड एट 11 AM। तो फिर अब देखेंगे कि आपका 11 AM में मैंने दिन के 11 बजे दिस बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। तो ये दिमाग में रखना है कि बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं। और यूजुअली दिस बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे of February month, but Mr. Arun Jaitley started it in the change the tradition, and now this budget is presented on first working day of February में पेश किया जाता है दिन के 11 बजे। अब दिन के 11 बजे की जो ट्रेडिशन था वो मिस्टर यशवंत सिन्हा ने शुरू किया था। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, दैट टाइम ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, उसने शुरू किया था। और अभी भी दिन के 11 बजे ये बजट पेश किया जाता है। एम आई राइट? नेक्स्ट देखेंगे। अब प्रश्न होता है कि व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इन फ्री इंडिया हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। एक तो हम समझ गए कि जब देश हमारे देश में बजटीय सिस्टम लाने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। But when India got freedom, who presented the union budget? तो ये नाम है सनमुखम चेट्टी का नाम है। किसका नाम है? सनमुखम चेट्टी का। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय सनमुखम चेट्टी। इस बजट को पेश किया 26 नवंबर 1947 को, और ये क्या था? इंटरिम बजट था। इट वॉज नॉट कंप्लीट बजट, बट क्या था? इट वॉज इंटरिम बजट। ये इंटरिम बजट था, पूर्ण बजट नहीं था, इंटरिम बजट के रूप में जाना जाता था। अब इंटरिम बजट क्या होता है? तो फॉर टाइम बीइंग के लिए ये बजट पेश किया जाता है यूजुअली, चूँकि लगभग साल के बहुत 5-6 महीने बीत गए थे लगभग। सितंबर तो नवंबर में इंटरिम बजट पेश किया गया। यानी एक सवाल बनता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट था वो किस तरह का, फुल बजट था या इंटरिम बजट था? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय के सनमुखम चेट्टी एंड इट वाज द इंटरिम बजट। इट वाज नॉट द फुल बजट। वो फुल बजट नहीं था, इंटरिम बजट था। एम आई राइट? नेक्स्ट देखेंगे। द टू फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ और फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स देख लेते हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 ऐसे भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। फर्स्ट है वेंकट रमन एंड अनदर इज प्रणब मुखर्जी। ये दोनों ने बजट भी पेश करने का मौका लिया और फिर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रिपब्लिक इंडिया का बजट। अब रिपब्लिक का मतलब होता है जब देश हमारा संविधान को एडॉप्ट किया, गणतंत्र बना 26 जनवरी 2050 को। तो इस रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया जॉन मथाई ने 1950 में। तो मोटे तौर पे ये सब सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखने होंगे कि पहला बजट पेश करने वाले जेम्स विल्सन, फ्री इंडिया यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट पेश करने वाले के सनमुखम चेट्टी, और आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिपब्लिक इंडिया दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गॉट बाय जॉन मथाई, उन्होंने पेश किया। अब देखेंगे द गवर्नर ऑफ दिस आरबीआई सी डी देशमुख।
अब एक ऐसा भी वक्त आता है कि आरबीआई का गवर्नर को भी मौका मिलता है कि यूनियन बजट को प्रस्तुत करने का। ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट यूनियन बजट इन 1951-52 में। इट वॉज द इंटरिम बजट। एक ऐसा बजट था, अंतरिम बजट था। किसने पेश किया? तो सी.डी. देशमुख ने। सी.डी. देशमुख के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऐसे आरबीआई के पहले गवर्नर था अंग्रेज ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, बट फर्स्ट इंडियन गवर्नर वॉज सी.डी. देशमुख एंड ही ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट यूनियन बजट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यूनियन बजट वो इंटरिम बजट के रूप में उन्हें पेश करने का मौका मिला था। वो फुल बजट नहीं होता। इंटरिम बजट का मतलब तत्काल काम चलाओ बजट। अब देखेंगे नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स और भी हैं। अब है कि प्राइम मिनिस्टर्स ने भी बजट पेश किए हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को भी मौका मिला है देश के बजट पेश करने का, जैसे जेल नेहरू 58 में आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ देन फाइनेंस मिनिस्टर टी.टी. कृष्णमाचारी। तो पहले दैट टाइम मिस्टर के कृष्णमाचारी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। आफ्टर द रेजिग्नेशन वो प्रधानमंत्री ने 58 में बजट पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे बड़ा आसान है, इसको याद रखना है कि तीन प्राइम मिनिस्टर ने अब तक का बजट भी पेश किया प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहते हुए, और तीनों एक ही फैमिली का व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों या फिर राजीव गांधी हों, तीनों ने पेश किया इस तरह का बजट। अब देखेंगे मिसेज इंदिरा गांधी प्रेजेंटेड द बजट इन 1971 में किया था बजट पेश। तो ये तब था जब दैट टाइम मोरारजी देसाई ने रेजिग्नेशन किया था फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ही बने जनता पार्टी की सरकार में 77 में। तो इनके बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा बजट ये पेश किए मोरारजी देसाई। सबसे लंबे पीरियड तक के फाइनेंस मिनिस्टर रहने का इनको मौका मिला है। तो इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश की एज ए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट मिस्टर राजीव गांधी, मिस्टर क्लीन मैन के नाम से भी जाने जाते रहे। हालांकि बोफोर्स स्कैम के बाद उन पे बहुत सारे इस तरह के आरोप लगे, तो लेकिन हमारे देश में जो मॉडर्नाइजेशन की जो नींव डाली गई, या जो आज सूचना तकनीक के क्षेत्र में जो आज हमें कामयाबी मिल रही है, या हम जितना आगे निकले हैं, इसमें क्रेडिट राजीव गांधी को जाता है। इसने हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन की तरफ, प्रौद्योगिकी की तरफ अपने आप को बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। तो इसने भी दैट टाइम 1987 में 88 में आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह, मिस्टर बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये बजट पेश किया था। राजीव गांधी ने बजट पेश किया 87 में आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर बीपी सिंह। बाद में ये भी प्रधानमंत्री बने जनता दल की सरकार में। बीपी सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बने 89 में, कम दिन के लिए बने। मोरारजी देसाई भी कम दिन के लिए बने थे। बीपी सिंह के बाद फिर देश के अंदर चंद्रशेखर जी भी प्राइम मिनिस्टर बने कुछ महीनों के लिए। तो अब देखेंगे राजीव गांधी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट इन इंडिया। अब ये एक सवाल है आपके लिए कि हमारे देश में शून्य आधारित बजट की शुरुआत किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया? शून्य आधारित बजट की शुरुआत हमारे देश में राजीव गांधी की देन है, उन्होंने किया। यानी हर चीज़ को जीरो मान करके उससे आगे बढ़ना। तो ये था जीरो बेस्ड बजटिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड 10 टाइम्स यूनियन बजट।
मैंने पहले ही बताया कि सबसे सर्वाधिक बार यूनियन बजट पेश करने का जो श्रेय है, जो मौका है, वो मोरारजी देसाई को मिला। लगभग 10 टाइम्स इन्होंने बजट पेश किया। इट इज़ द रिकॉर्ड। नेक्स्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया? 91 में, in 91 he adopted the policy of liberalization. अब देखेंगे नेक्स्ट कि यूनियन बजट में आप सुनते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ है और सरकार गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है। मतलब रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज ऑन, कहाँ जाता, गोज टू, कहाँ से पैसा आता है सरकार को, पैसा जाता कहाँ है, ये जाना बहुत ज़रूरी है। हम इन पे और भी डिटेल्स करेंगे इस करेंट बजट को अपडेट करते हुए। तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी पे गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेता है, कर्ज लेता है, उधार लेता है, सरकार को उधार से पैसा आता है। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स है, निगम कर, तो टैक्स से आता है पैसा गवर्नमेंट को। You know, income tax is the major source of income of the government. तो इनकम टैक्स से भी गवर्नमेंट को सोर्स आता है, रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट इज यूनियन एक्साइज टैक्स। यूनियन एक्साइज टैक्स से आता है। नेक्स्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आता है, जो कि हमने बताया। अब आगे हम लोग टैक्सेशन में चलें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे डील करेंगे। नेक्स्ट है नॉन टैक्स से रेवेन्यू से आया, फिर सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्स। आज सर्विस टैक्स में जीएसटी भी आप कह सकते हैं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। नेक्स्ट है पैसा जाता कहाँ है, तो सेंट्रल प्लान में जाता है। सेंट्रल प्लान का मतलब होता है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजना है वो सेंट्रल प्लान होता है। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सरकार ने जो कर्जा लिया, उधारी लिया बाजार से, मार्केट से जो उधारी उठाया, उससे इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है सरकार को। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। अब इसमें कुछ सरकार का भी टैक्स का और अन्य का जो शेयर होता है वो देना पड़ता है फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट पे। तो हर स्टेट्स का उसमें कुछ ना कुछ शेयर होता है अकॉर्डिंगली। अब हम आगे में बात करेंगे। पहले तो सिंपली जान लें कि रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ। फिर ये भी हम लोग डील करेंगे करेंट बजट से लेकर के कि इस साल के बजट में रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया, कितना पैसा गया। अदर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने बताया है कि जैसे पेंशन हो गया, डिफेंस हो गया, इन पे जो जाता है। डिफेंस हो गया, फिर सब्सिडी पे जाता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी हमें देती है। नेक्स्ट है प्लान असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और कुछ प्लान असिस्टेंस राज्यों को, स्टेट को मिलता है और यूनियन टेरिटरीज को मिलता है। नेक्स्ट है नॉन प्लान असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और नॉन प्लान में भी जाता है, सब्सिडी वगैरह के रूप में जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का जो इनकम का जो सोर्स है, आया पैसा और सरकार को गया, ये इसमें दिखाया जाता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के ही बजट के बारे में जो फैक्ट फिगर्स था हमने इसको जिक्र किया। थैंक यू।